हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है मनी एंड बैंकिंग या फिर मनी एंड फाइनेंशियल मार्केट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो हम बात कर रहे थे लेसन नंबर 4 के बारे में, है ना, क्योंकि लेसन नंबर 3 तक की वीडियोस मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड कर चुका हूँ। जिसने अब तक प्रीवियस वीडियोस ना देखी हो पहले देखिए वो वाली वीडियो जरूर देख लेना, और हमेशा हर एक प्लेलिस्ट की वीडियो को टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज ही कवर किया करो। तो आज से हम शुरुआत करें लेसन नंबर 4 की, यानी कि हमारा आधा सिलेबस ऑलरेडी कवर हो चुका है, बस आधा सिलेबस और बाकी है। क्योंकि 6 चैप्टर हैं, 3 लेसन ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, 3 लेसन और बाकी है। और आज से बात करेंगे लेसन नंबर 4 जिसका नाम क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट, यानी कि कैपिटल मार्केट के अंदर हम इंटरेस्ट रेट को कैसे डिटरमाइन करते हैं वो हम समझने वाले हैं, ठीक है। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करनी है वो इस नंबर पे जाए 9667836333 पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब देखते हैं टॉपिक क्या है लेसन नंबर 4 का, डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट, यानी कि इंटरेस्ट रेट को डिटरमाइन कैसे किया जाएगा। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है यहाँ पे, इंटरेस्ट रेट। अब बात आती है कि भैया इंटरेस्ट रेट जो है वो होता क्या है, पहले वो समझ लेते हैं। हम सब जानते हैं जब हम किसी से पैसा उधार पे लेते हैं तो हमें उसके बदले इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, और जब हम किसी को पैसा उधार पे देते हैं तो हम उसे इंटरेस्ट लेते हैं, है ना। क्यों लेते हैं वो चीज समझते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मान लो कि मैंने किसी को 1 लाख रुपए दिए 1 साल के लिए, ठीक है, और मैं उस पर इंटरेस्ट रेट नहीं लेता, भूल जाता हूँ इंटरेस्ट रेट कोई कंसेप्ट भी होता है, तो जब वो मुझे वापस 1 लाख रुपए देगा तो क्या उसकी वैल्यू सेम रहेगी जो आज है? बिल्कुल नहीं। आप बोलोगे भैया उसकी वैल्यू गिर चुकी होगी, क्यों? क्योंकि लगातार इन्फ्लेशन बढ़ता रहता है, और जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है जो पैसे की वैल्यू आज है वो पैसे की वैल्यू फ्यूचर में नहीं होती है ना, यानी कि उसकी पैसे की वैल्यू गिरती चली जाती है। यानी कि किसी के पास 2000 सन में जो 2000 ईयर है उसमें हो 1 लाख रुपए, और आज 2025 में 1 लाख रुपए हो, दोनों में बहुत डिफरेंस है, बहुत एक ह्यूज डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से एक अमाउंट की वैल्यू जो है ना लगातार गिरती चली जाती है ना। तो जिस चीज की वजह से हम सब जो है वो इंटरेस्ट की बात करते हैं, तो इसी वजह से जब हम किसी को पैसा उधार पे देते हैं तो हम उसे इंटरेस्ट लेते हैं, और जब हम किसी से उधार लेते हैं तो हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, यानी कि इंटरेस्ट के साथ हमें प्रिंसिपल अमाउंट पे करना पड़ता है। इसके अलावा अदर फैक्टर्स भी हैं जिसकी वजह से इंटरेस्ट जो है कहीं ना कहीं डिटरमाइन किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको और चीज समझाऊं तो जैसे कि रिस्क रहता है, जब हम किसी को पैसा उधार पे देते हैं क्या पता वो चुकाएगा या नहीं चुकाएगा, तो एक रिस्क के अकॉर्डिंग भी हम इंटरेस्ट रेट देखते हैं। अगर हमें पता है कि वो पर्सन जो है वो बहुत लॉयल है, वो अपना पैसा चुका देगा टाइम पे, तो इसका मतलब है कि हम इंटरेस्ट रेट को थोड़ा सा लो रखते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि फ्रेंड या रिलेटिव में हम उसे विदाउट इंटरेस्ट के पैसा दे भी देते हैं। लेकिन जब हमें लगता है कि कहीं पे हमारा पैसा बहुत रिस्क के अंदर है तो हम उसे एक हाई इंटरेस्ट चार्ज करते हैं बहुत ज्यादा, और बैंक्स भी कुछ इसी प्रकार से काम करती है। इसके अलावा इंटरेस्ट रेट जो है ना वो एक चीज और समझाता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। जैसे मैंने बोला ना इन्फ्लेशन कि टाइम के साथ साथ पैसे की वैल्यू कम होती रहती है, इसलिए जो है ना हम कहीं पे भी जब अपना अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो हम सोचते हैं कि हमें एक अच्छा इंटरेस्ट रेट मिलना चाहिए, ताकि जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है ना, यानी कि टाइम के साथ साथ हमारे पैसे की वैल्यू भी बढ़ती रहे, हमारा पैसा मल्टीप्लाई होता रहे, वरना क्या होगा, हमारे पैसे की वैल्यू गिरती चली जाएगी। इसके अलावा जो हमें इस चैप्टर में स्टडी करना है सबसे इंपॉर्टेंट वो ये कि जो इंटरेस्ट रेट है उसका डिटर्मिनेशन मनी के डिमांड और सप्लाई से कैसे अफेक्ट होता है। क्योंकि हम सब जानते हैं, हम जब बात कर रहे हैं कैपिटल मार्केट की, तो हम यहाँ पे कैपिटल की जब बात करते हैं तो एक पर्सन कौन होता है जो कैपिटल प्रोवाइड करता है, एक पर्सन वो होता है जो उस कैपिटल को उधार पे लेता है या फिर उस कैपिटल को यूज करता है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। तो कैपिटल की डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग भी इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन किया जाता है। अब सपोज करते हैं मार्केट में इतना कैपिटल है नहीं, मार्केट में इतना पैसा नहीं है, कैश फ्लो नहीं है, लेकिन कैपिटल की डिमांड बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में होगा क्या, एक जो लैंडर है ना उसके पास मौका जाता है, वो अपने कैपिटल को उस पर्सन को देगा या फिर उस कंपनी को देगा जो उसे अच्छा इंटरेस्ट रेट पे कर रही है। जैसे सपोज करते हैं मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, लेकिन उसे लेने वाले मान लीजिए 10 लोग आ गए कि भाई मुझे दे दो, मुझे भी चाहिए, मुझे भी जरूरत है, मुझे भी जरूरत है, तो मैं उस पर्सन को दूंगा जो उसके बदले मुझे एक अच्छा इंटरेस्ट रेट पे करेगा, ताकि मैं
अपने पैसे को जल्दी से जल्दी मल्टीप्लाई कर पाऊं। यानी कि जिसको हम बात करते हैं ना बार्गेनिंग पावर, तो ऐसे केसेस में बार्गेनिंग पावर किसके पास होती है? लेंडर के पास, जो पैसे को उधार पे लगा रहा है। लेकिन सपोज करते हैं कि मार्केट में कैपिटल बहुत है, कैपिटल उधार पे देने वाले क्या हैं? बहुत ज्यादा है, लेकिन उधार पे लेने वाले लोग बहुत कम है। तो ऐसे केस में जो इंटरेस्ट रेट है उसकी वैल्यू होती है कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि ऐसे में जो बोरोवर्स होते हैं ना उनके पास बार्गेनिंग पावर शिफ्ट हो जाती है, वो अपना पैसा उन लोगों से लेंगे, यानी कि उस पर्सन से लेंगे जो उसे कम इंटरेस्ट पे देगा, ठीक है, ताकि उसके लिए जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है ना वो उतनी ज्यादा ना आए और वो इजीली उस पैसे पे रिस्क ले पाए। ठीक है, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं हम जो है ना डिफरेंट सिनेरियो के अंदर इंटरेस्ट रेट को डिटरमाइन करते हैं, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि मनी की डिमांड और मनी की सप्लाई, यानी कि कैपिटल की डिमांड और कैपिटल की सप्लाई। इन सब चीजों को हम डिस्कस करेंगे इस कंप्लीट चैप्टर के अंदर। तो मैंने एक तरह से आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया है कि क्यों इंटरेस्ट रेट इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है और जो कैपिटल मार्केट है वहां पे कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट किस तरीके से काम करता है, वो सब हम समझने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं इस कंप्लीट चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को, कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से रहने वाले हैं। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव देखते हैं। पहला हमारे पास यहाँ पे क्या आता है? एक्सप्लेन द क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हमें क्लासिकल थ्योरी समझनी पड़ेगी रेट ऑफ इंटरेस्ट की। एक तरह से मैंने आपको अभी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सप्लेन किया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जनरली हम जो है ना कुछ फैक्टर्स की वजह से ही चार्ज करते हैं, जिसमें से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन्फ्लेशन या फिर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या आता है? अंडरस्टैंड द लोनेबल फंड्स थ्योरी ऑफ रेट इंटरेस्ट। ठीक है, हमें लोनेबल फंड्स की थ्योरी देखनी पड़ेगी रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि एक तरह से आप ये भी कह सकते हो कि लोन के अकॉर्डिंग हम कैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिटरमाइन करते हैं। इसके बाद हमारे पास तीसरा पॉइंट क्या आता है? एक्सप्लेन द लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमें लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी पढ़नी पड़ेगी रेट ऑफ इंटरेस्ट की। जिसको लिक्विडिटी का मतलब नहीं पता, बता देता हूं कि भाई जिस पैसे को हम जितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं वो लिक्विड एसेट है। आपने देखा होगा, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ पे उल्टा होता है बैंक की तरफ से। जब कोई एसेट जितना ही ज्यादा लिक्विड होता है वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं कम होते हैं, जनरली ये देखा गया है। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम अपना पैसा बैंक में सेविंग अकाउंट में रखते हैं तो वहां पे हमें बिल्कुल लो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। क्यों? क्योंकि हम उस पैसे को जब मर्जी डिमांड कर सकते हैं, बैंक को पैसे में पे करने पड़ेंगे, यानी कि वो पैसा जब मर्जी निकाल सकते हैं। एक तरह से हम उसको ये भी बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। लेकिन एक होता है एफडी। एफडी में ज्यादा इंटरेस्ट क्यों मिलता है? क्योंकि वहां पे हम अपने पैसे को एक फिक्स्ड टाइम पीरियड तक, एक फिक्स्ड लॉक इन पीरियड के लिए इन्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो वो चीज ध्यान रखना। तो हमें यहाँ पे लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी भी पढ़नी पड़ेगी रेट ऑफ इंटरेस्ट कंसेप्ट के लिए। इसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या आता है? नो द रीजंस फॉर डिफरेंसेस इन इंटरेस्ट रेट। हमें रीजन समझने पड़ेंगे कि क्यों इंटरेस्ट रेट में इतने डिफरेंसेस होते हैं अक्रॉस वेरियस एसेट, यानी कि अलग अलग एसेट में इंटरेस्ट रेट इतना कम और इतना ज्यादा क्यों मिलता है, वो सब हम समझने वाले हैं, है ना। क्योंकि अब अगर आप सेविंग अकाउंट में देखो तो 2-3% मिलता है, और कई बार हम ऐसे स्टॉक्स देख लेते हैं जो दिन में 5-6% का रिटर्न देके चले जाते हैं। तो इतना ह्यूज डिफरेंस क्यों है वो सब हम स्टडी करेंगे। इसके बाद हमारे पास फिफ्थ पॉइंट क्या आता है? गेन नॉलेज अबाउट द सोर्सेज ऑफ इंटरेस्ट रेट रिस्क। हमें यहाँ पे सोर्सेज समझने पड़ेंगे कि इंटरेस्ट रेट रिस्क होता क्या है। अब हम इसका कंप्लीट जो है ना नॉलेज लेंगे। तो ये 5 हमारे क्या बनते हैं? लर्निंग ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर के। अब पढ़ते हैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन स्टडी करते हैं। तो बाकी तो मैं आप लोगों को मेन चीज समझा ही चुका हूं। तो इंटरेस्ट रेट होल्ड्स द की टू सप्लाई एंड डिमांड फॉर मनी। तो इंटरेस्ट रेट इस हिसाब से बात करता है कि जो मनी है उसकी सप्लाई और डिमांड कितनी है। अगर मनी की डिमांड बहुत ज्यादा है तो लगातार इंटरेस्ट रेट ऊपर जाने शुरू कर देते हैं, क्योंकि जो हमारे पास लैंडर्स होते हैं उन्हें पता होता है कि मनी की डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है, तो वो ऐसे पर्सन्स को अपना पैसा देते हैं जो उन्हें एक हायर इंटरेस्ट रेट पे कर पाए। तो वो भी मैंने आपको एग्जांपल दिया भी था। तो इंटरेस्ट रेट जो है ना वो बहुत, जैसे कि अलग अलग फैक्टर के अंदर जब हम डिमांड और सप्लाई की बात करते हैं तो वो प्राइस को डिटरमाइन करता है। लेकिन जब हम बात करते हैं कैपिटल की, तो जब कैपिटल की डिमांड और सप्लाई की बात आती है तो दोनों मिलकर क्या करते हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिटरमाइन करते हैं। और जहां पे कैपिटल की डिमांड यानी कि मनी की डिमांड और मनी की सप्लाई इक्वल होती है वो होता है हमारा इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट।
इट इज द की इंस्ट्रूमेंट, ये बहुत ही की इंस्ट्रूमेंट है ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी की। जिनको नहीं पता बता देता हूँ, मॉनेटरी पॉलिसी जो है ना उसे आरबीआई कंट्रोल करती है। दो तरह की पॉलिसी जो है गवर्नमेंट यूज करती आई है इकोनॉमी को ठीक करने के लिए, एक फिजिकल पॉलिसी, एक मॉनेटरी पॉलिसी, बाकी अदर पॉलिसीज भी हैं, पर ये दो पॉलिसी बहुत अच्छे तरीके से यूज की जाती है, मतलब एक बड़े लेवल पे यूज की जाती है। तो जब हम बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी की, तो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर जो गवर्नमेंट है या फिर जो आरबीआई है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज करके मनी सप्लाई को चेंज करने की कोशिश करती है। अगर आरबीआई को ये लगता है कि मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है, यानी कि लोगों का पैसा बहुत ज्यादा आ रहा है, जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड लगातार बढ़ रही है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रहा है, तो गवर्नमेंट करती क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देती है, आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा देती है, जिससे होता क्या है कि लोगों के लिए उधार लेना महंगा पड़ता है, लोग उधार लेना बंद कर देते हैं, और जिस रीजन की वजह से मनी सप्लाई में कमी आती है और एग्रीगेट डिमांड भी वापस ठीक हो जाता है और इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में आ जाता है। एक होता है इसका उल्टा सिनेरियो, अगर गवर्नमेंट को ये लगता है कि भाई लोग ज्यादा पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं या फिर मनी सप्लाई की कमी है लोगों के पास, तो गवर्नमेंट क्या करती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर लेती है, और जैसे ही गवर्नमेंट या फिर आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करती है तो होता क्या है, मनी सप्लाई बढ़ जाती है, लोन लेना सस्ता पड़ता है, लोन लोग ज्यादा लेते हैं, एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ने की वजह से ठीक है कहीं ना कहीं इकोनॉमी वापस स्टेबल हो जाती है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि इकोनॉमी को स्टेबल रखने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए गवर्नमेंट जो है इस मॉनेटरी पॉलिसी के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट रेट को चेंज करती रहती है। प्राइवेट लैंडर्स हो सकते हैं, बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस चार्ज इंटरेस्ट टू लैंड मनी। तो जो ये प्राइवेट लैंडर्स कौन होते हैं, जो भी हमारे आसपास लोग होते हैं, बहुत सारे अपने देखे होंगे, साहूकार वगैरह, या फिर पुराने जमाने में जो मनी लैंडर्स होते थे, या फिर जो बड़े फार्मर्स होते थे, बड़े जमींदार होते थे, वो सब छोटे मोटे किसानों को क्या करते थे, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते थे अपने लैंडिंग के जरिए। तो लैंडर्स हो गए, बैंक्स हो गई, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गई, चार्ज इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट चार्ज करती हैं टू लैंड मनी, ताकि पैसे को लैंड किया जा सके, वाइल द बोरोवर्स पे द इंटरेस्ट, लेकिन जो बोरोवर्स होते हैं वो इंटरेस्ट को पे करते हैं, टू गेट द सेम, ताकि सेम रिटर्न्स मिल, टू गेट द सेम। इंटरेस्ट रेट इज द प्राइम डिटरमिनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। जो इंटरेस्ट रेट है वो एक प्राइम डिटरमिनेंट होता है इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि हम सब, अगर हम इंडिविजुअल इन्वेस्टर की जब भी बात करते हैं तो हम सब भी ये सोच के इन्वेस्टमेंट करते हैं कि हमें कितना अच्छा रिटर्न मिलने वाला है उस इन्वेस्टमेंट से, यानी कितने अच्छा हमारा आरओआई रहने वाला है, ठीक है, वो सब देखने के बाद ही हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो इंटरेस्ट रेट है वो एक प्राइम डिटरमिनेंट है इन्वेस्टमेंट का इन द इकोनॉमी, एंड हेंस होल्ड्स इंपॉर्टेंस इन डिटरमाइनिंग द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। और कहीं ना कहीं इसी के जरिए जो है ना हम इकोनॉमिक ग्रोथ की रेट को भी डिटरमाइन कर सकते हैं। दिस वे इंटरेस्ट रेट हैपेंस टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इसलिए इंटरेस्ट रेट जो है ना वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करने के लिए। अब समझते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है, द क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट रेट। हमें समझना है क्लासिकल थ्योरी क्या है इंटरेस्ट रेट की। मेन प्रोपोनेंट्स ऑफ क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट रेट इंक्लूड रिकार्डो, ठीक है, यानी कि ये सारे वो इकोनॉमिस्ट हैं या फिर फाइनेंशियर्स हैं जिन्होंने इस थ्योरी को दी थी। मार्शल हो गए, इनको आपने पहले ही पढ़ा होगा, वलरस एंड पिग्यू। द थ्योरी इज कॉल्ड कैपिटल थ्योरी, इसको हम कैपिटल थ्योरी भी बोलते हैं, और सेविंग इन्वेस्टमेंट थ्योरी और सेविंग इन्वेस्टमेंट थ्योरी बोलते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं इकोनॉमी के अंदर कुछ ही एजेंट्स हैं, प्रोड्यूसर जिनका काम है प्रोडक्शन करना, कंज्यूमर कंजप्शन करना, फिर लोग इनकम भी जनरेट करते हैं, उस इनकम का पार्ट कंज्यूम भी करते हैं, सेव भी करते हैं, और सेविंग को लोग जो है ना वो मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं अलग अलग एसेट्स के अंदर अपने पैसे को इन्वेस्ट करके। इसके बाद क्या आता है, इट इज ऑल्सो नोन एज द रियल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। इसको हम बोलते हैं रियल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट एज इट टेक्स इनटू अकाउंट द रोल प्लेड बाय रियल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रियल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट की रियल थ्योरी क्या है, एज इट टेक्स इनटू अकाउंट द रोल प्लेड बाय द रियल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कि रियल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, सच एज कैपिटल हुज प्रोडक्टिविटी इज क्रूशियल टू डिटरमाइन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्योंकि हम सब जानते हैं कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में कैपिटल की अपने आप में एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है कि इंटरेस्ट रेट जो है ना वो कहीं ना कहीं कैपिटल की डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग भी अफेक्ट होती है, और कैपिटल वन ऑफ द मेजर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में आता है, क्योंकि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में 4 मेन आते हैं, ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। और कैपिटल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि बाकी तीनों को बाय करने के लिए हमें पैसे की जरूरत पड़ेगी। जैसे सपोज करो लैंड चाहिए, लैंड के अंदर रेंट पे करना है, कैपिटल से पे करेंगे,
ठीक है, लेबर रखने हैं, लेबर के बदले हम जो वेजेस देंगे वो भी कहाँ से आएगा, कैपिटल से आएगा। यानी कि कहीं ना कहीं कैपिटल हमारी, यानी कि पैसा हमारी ज़्यादातर प्रॉब्लम को सोल्व कर देता है, बट वो इन्वेस्टमेंट की डिमांड है ना, उस पर डिपेंड करता है कि उसका इंटरेस्ट रेट कैसा रहने वाला है। इसके बाद क्या आता है, कंजप्शंस ऑफ क्लासिकल थ्योरी। कौन कौन सी कंजप्शंस हैं क्लासिकल थ्योरी की? पहला, दिस इज परफेक्ट कंपटीशन इन द मार्केट फॉर कैपिटल। ये परफेक्ट कंपटीशन में रहेगा इन द मार्केट फॉर कैपिटल। देखो परफेक्ट कंपटीशन का मतलब यहाँ पे क्या है, आप लोगों ने एक फॉर्म ऑफ मार्केट पढ़ी होगी परफेक्ट कंपटीशन, जहाँ पे क्या बोलते थे हम कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं। अब इस बात का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो है ना, कैपिटल प्रोवाइडर भी बहुत ज्यादा है, कैपिटल देने वाले ही बहुत से लोग हैं, यानी कि लेंडर्स बहुत सारे लोग हैं, और जो बोरोवर हैं वही बहुत सारे हैं। तो वही चीज यहाँ पे आती है, दिस इंप्लाइज दैट देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। यहाँ पे बहुत सारे आपको बायर्स भी नजर आएंगे एंड सेलर्स भी नजर आएंगे ऑफ कैपिटल, एंड कैपिटल इज परफेक्टली मोबाइल इन द मार्केट। और जो कैपिटल है वो परफेक्टली मोबाइल है इन द मार्केट, यानी कि हम उस कैपिटल को इजीली मूव करवा पा रहे हैं। एवरीबडी इन मार्केट ऑल्सो अवेयर द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और सबके सब जो पर्सन है ना वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को लेके क्या है, अवेयर हैं कि क्या कॉस्ट ऑफ कैपिटल रहने वाली है। इसके बाद दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या आता है, मनी इज डिमांडेड फॉर ट्रांजैक्शन पर्पस ओनली। ध्यान रखना, जो मनी है उसको हम डिमांड करेंगे सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए, यानी कि मनी की डिमांड किस लिए होती है, ताकि इकोनॉमी जो है वो चलती रहे। क्योंकि हम सब जानते हैं एक चीज होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी, कि मनी जो है ना हमेशा घूमती रहती है इकोनॉमी के अंदर। क्यों घूमती रहती है? क्योंकि किसी एक की इनकम किसी दूसरे के लिए क्या बनती है, एक्सपेंडिचर। ऐसे ही किसी उस जिसने इनकम जनरेट करी वो भी कहीं ना कहीं अपने पैसे को खर्च करेगा, तो उसका एक्सपेंडिचर क्या बनेगा, किसी दूसरे के लिए इनकम। इस तरीके से जो पैसा है ना वो हमेशा घूमता रहता है, ठीक है। और इसी में से कुछ चंद पैसा लोग सेव कर लेते हैं, और अगर उसको भी इन्वेस्ट कर दें तो वो भी कहीं ना कहीं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का पार्ट बन जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मैंने अपना पैसा घर में ही रखा, क्योंकि अगर मैंने अपना पैसा कैश की फॉर्म में घर में रखा हुआ है, इसका मतलब है कि मैंने वो पैसा सर्कुलर फ्लो से बाहर निकाल लिया। लेकिन मैं अगर उसे बैंक में इन्वेस्ट कर देता हूं या फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देता हूं, तो वो कहीं ना कहीं इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्ट हो चुका होता है। तो वही चीज यहां पे है। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या आता है, मनी इज न्यूट्रल। मनी न्यूट्रल है, ठीक है। दिस मींस दैट चेंज इन सप्लाई ऑफ मनी विल अफेक्ट प्राइस लेवल। मतलब मनी तो अपने आप में न्यूट्रल है, लेकिन जो मनी की डिमांड और सप्लाई है वो दोनों मिलके कहीं ना कहीं क्या करते हैं, इंटरेस्ट रेट को डिटरमाइन करते हैं, और साथ साथ ध्यान रखना लेवल ऑफ आउटपुट को भी डिटरमाइन करते हैं। तो दिस मीन्स दैट चेंज इन सप्लाई ऑफ मनी विल अफेक्ट द प्राइस लेवल। वो प्राइस लेवल को चेंज करेंगे एंड नोट द लेवल ऑफ आउटपुट। हाँ, लेवल ऑफ आउटपुट को चेंज नहीं करने वाले, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो ये चीज भी जरूर देखना। इसके बाद क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, फोर्थ पॉइंट क्या है, देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट। हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि हमारी कंट्री के अंदर क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट है। एक मिनट वेट करना, फिर देखते हैं कंसेप्ट। चलो अब डिस्कस करते हैं आगे के पॉइंट। हाँ, तो मैं क्या बात कर रहा था, जैसे थर्ड पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है कि मनी इज न्यूट्रल। मनी न्यूट्रल होता है, दिस मींस दैट चेंज इन सप्लाई ऑफ मनी, की अगर मनी की सप्लाई में चेंज आता है विल अफेक्ट द प्राइस लेवल, तो प्राइस लेवल को भी चेंज करता है। बिल्कुल सही बात है कि अगर मनी की सप्लाई में बदलाव आ रहा है, अब मनी की सप्लाई में बदलाव आने का मतलब क्या है कि लोगों के पास पैसा ज्यादा है, लोग क्या कर रहे हैं, डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, तो होगा क्या कि जो प्रोड्यूसर हैं वो अपने गुड्स को एक अच्छे प्राइस लेवल पे सेट करके बेच सकते हैं, क्योंकि डिमांड ज्यादा है। और हम सब जानते हैं जब डिमांड बढ़ती है तो इन्फ्लेशन भी बढ़ता है और प्राइस लेवल भी बढ़ता है, तो प्राइस लेवल में चेंज भी यहाँ पे आएगा, ठीक है। एंड नोट द लेवल ऑफ आउटपुट। आउटपुट का लेवल यहाँ पे क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि ध्यान रखना आउटपुट का लेवल जब भी बढ़ना चाहिए जब एम्प्लॉयमेंट का लेवल बढ़ता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, क्योंकि अगर बिना एम्प्लॉयमेंट के लेवल के आउटपुट लेवल बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि इकोनॉमी में कुछ ना कुछ दिक्कतें आएंगी। देखो ऐसा होता क्यों है वो भी थोड़ा समझ लेते हैं। जब होता क्या है, आउटपुट लेवल बढ़ रहा है, अच्छी बात है, साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है। इस बात का मतलब यह है कि लोगों ने खुद अपने एफर्ट डाल के आउटपुट का लेवल जनरेट किया है, और जब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली होगी तो लोगों को इनकम भी मिली होगी, यानी कि जो वो आउटपुट का लेवल बढ़ा है ना, तो उसे कंज्यूम करने के लिए लोगों के पास पैसा भी है। वरना होगा क्या कि आउटपुट का लेवल तो बढ़ गया, यानी कि सप्लाई तो बढ़ गई, लेकिन इनकम लोगों की बढ़ी नहीं, तो उस जो एक्स्ट्रा सप्लाई हुई उसको खरीदेगा कौन, कोई खरीद ही नहीं पाएगा। तो वो सब कहीं ना कहीं इकोनॉमी के लिए दिक्कतें पैदा कर सकती हैं और अच्छी बात नहीं होती, जिस चीज की वजह से हम क्या बोलते हैं यहाँ पे कि मनी अपने आप में न्यूट्रल है, और अगर उसकी सप्लाई में चेंज आ रहा है तो प्राइस लेवल में चेंज आएगा, लेकिन आउटपुट के लेवल में चेंज नहीं आएगा। अब इसका फोर्थ पॉइंट क्या आता है, देयर इज अ फुल एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। हम मानने की कंट्री के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट है, और फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि कंट्री जो है वो अपने पोटेंशियल लेवल प्रोडक्शन कर रही है। जैसे कि जब हम इंडिया की बात करते हैं
तो इंडिया में क्या फुल लेवल या फिर फुल आउटपुट लेवल जनरेट होता है? बिल्कुल नहीं होता। क्यों? क्योंकि इंडिया में फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे काम ही नहीं चल रहा है, बहुत से लोग बेरोजगार हैं। और अगर उन सब बेरोजगार लोगों को काम दिया जाए और उनकी प्रोडक्टिविटी को यूज किया जाए तो प्रोडक्शन को एक मास लेवल पे बढ़ाया जा सकता है। वही चीज यहाँ पे, देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री, द कंसेप्ट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट कन्फर्म टू द फैक्ट दैट द इकोनॉमी इज वर्किंग एट फुल पोटेंशियल, कि इकोनॉमी जो है ना अपने पूरे पोटेंशियल के साथ काम कर रही है। लास्ट पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। इसका मतलब ये है कि इस बात का सिंपल सा मतलब ये है, जब सप्लाई बढ़ती है तो अपने डिमांड को खुद बढ़ाते हुए चलती है। और ये इकोनॉमी के लिए अच्छी बात होती है कि अगर सप्लाई अपना डिमांड खुद क्रिएट कर रही है तो, यानी कि सप्लाई बढ़ तो रही है लेकिन पैरेलल साथ साथ डिमांड भी बढ़ रही है, जिससे हुआ क्या कि इकोनॉमी में एक बैलेंस बना रहेगा। वरना सोचो अगर सिर्फ सप्लाई बढ़ जाए, डिमांड ना बढ़े, तो मार्केट में क्या आएगा? डिफ्लेशन क्रिएट होगा, यानी कि एक रिसेशन आ सकता है लॉन्ग टर्म के अंदर। और अगर इसका उल्टा सिनेरियो हुआ, यानी कि सप्लाई नहीं बढ़ी, सिर्फ डिमांड बढ़ रही है, तो इन्फ्लेशन इतना बढ़ जाएगा कि लोगों के लिए सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा। यानी कि दोनों केसेस जो है ना वो इकोनॉमी के लिए बहुत खतरनाक होते हैं। तो इसलिए पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है कि सप्लाई अपना डिमांड जो है वो खुद क्रिएट कर लेती है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक के सारे टॉपिक समझ में आ गए हैं। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में जहां पे हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में। ठीक है, फिर भी कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट, किसी प्रकार का सजेशन हो, कोई भी दिक्कत हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उस क्वेरी को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, जिसको जो उतारना उतार सकते हैं बोर्ड के सामने से। और भाई अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का, जिसको जो उतारना उतार ले। बोर्ड के सामने से नोट्स के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब इसको जो उतारना है वो उतार लें।